नमस्कार, गुड मॉर्निंग, आदाब दोस्तों। भारत के सबसे बड़े एजुकेशनल प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर आप सभी मित्रों और दोस्तों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। दोस्तों, हमने जो मुहिम प्रारंभ की थी रीट एग्जाम के लिए राजस्थान 360 चैनल के ऊपर, उस पे मैं आपका दोस्त, आपका मित्र, आपका गुरु फिर से आज एक नई क्लास लेकर आया हूँ। तो दोस्तों, सभी को जोड़ लीजिएगा और क्लास को कंटिन्यू करिएगा। क्रैक आरपीएससी विथ इंडियाज लार्जेस्ट अर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी, जो भारत का सबसे बड़ा एजुकेशन प्लेटफॉर्म है दोस्तों, जिस पर टॉप एजुकेटर्स के द्वारा तैयार की गई आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेज मिलती है। इसको लेना बेहद आसान है। आप सबसे पहले गूगल प्ले स्टोर में जाइए और अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करें और उसके बाद में अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से रजिस्टर करिए और अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लें और अपने सफलता का मार्ग जो है वो अनअकैडमी के साथ जुड़कर सुनिश्चित करें। छोटा सा मेरा परिचय, मैं मूलचंद कुमावत पिछले 7 साल से आरपीएससी एग्जामों के लिए राजस्थान के विभिन्न प्रतियोगी शिक्षण संस्थाओं के अंदर पढ़ाने का कार्य कर रहा हूँ। तो दोस्तों, आप भी अनअकैडमी के साथ जुड़कर मेरे अनुभव का भरपूर फायदा उठा सकते हो। तो दोस्तों, देर किस बात की है, जल्द से जल्द अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करें और कोर्स का सब्सक्रिप्शन लें। दोस्तों, अगर आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो व्हाट विल यू गेट, आपको क्या क्या प्राप्त होता है। आपको मिलेगी डेली लाइव क्लासेस, वो भी टॉप एजुकेटर्स के साथ, जिसमें घर बैठे आप लाइव डिस्कस कर सकते हो, डाउट सॉल्यूशन कर सकते हो, क्वेश्चन आंसर कर सकते हो। बिल्कुल आपको एक क्लासरूम का माहौल यहाँ पर देखने को मिलेगा। स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, इसमें बात होगी सीधी बात, नो बकवास। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, बिल्कुल एग्जाम के पैटर्न के अनुसार आपको पढ़ाया जाएगा, फालतू चीजें नहीं बताई जाएगी। लाइव टेस्ट एंड क्यूजेज, अगर आपको जानना अपनी तैयारी का लेवल और स्तर, आपको लेना है जल्दी सिलेक्शन, तो आप दे सकते हो लाइव टेस्ट एंड क्यूजेज, जिसके माध्यम से आप बहुत जल्दी अपनी सफलता का मार्ग सुनिश्चित कर सकते हो। अनलिमिटेड एक्सेस, एक बार अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेने के बाद में आप इसे कितनी भी बार देख सकते हो बिना किसी अदर चार्जेस के। तो दोस्तों, ये अपनी डेली लाइफ जानकारी थी। आई होप आपको समझ में आई होगी और अनअकैडमी आपके लिए बहुत ही अच्छे सब्सक्रिप्शन प्लान लेकर आई है, जिसमें 12 मंथ का जो प्लान है वो मात्र 7,000 रुपये का है और 24 मंथ का जो प्लान है वो मात्र 8,400 रुपये का है। दोस्तों, अगर आपको इसमें भी 10% डिस्काउंट चाहिए तो आप मेरा प्रोमो कोड कुमाऊ10 यूज कर सकते हो और आप 10% डिस्काउंट ले सकते हो। और 10% डिस्काउंट लेने के बाद में जो आपका कोर्स रहेगा वो रहेगा 12 मंथ का कोर्स मात्र 6,300 रुपये में और 24 मंथ का जो कोर्स है वो रहेगा मात्र 7,560 रुपये में। दोस्तों, आज का अपना टॉपिक है राजस्थान की शिलालेख। जो राजस्थान में जो प्राग ऐतिहासिक जानकारियां हैं उन शिलालेखों से प्राप्त होती है। तो आज अपना एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है और उस टॉपिक के बारे में बिल्कुल अपन डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों कभी हार नहीं होती। तो दोस्तों, कोशिश करते रहिएगा, सफलता जरूर मिलेगी, आज नहीं तो कल, लेकिन मिलेगी जरूर। दोस्तों, सबसे पहले बात आती है बड़ली का शिलालेख। कौन सा? बड़ली का शिलालेख। अजमेर जिले के बड़ली गांव में 483 ईस्वी पूर्व का शिलालेख वीर संवत 84 और विक्रम संवत 368 का है। दोस्तों, जो बड़ली का शिलालेख है, ये सबसे पहले तो बात अपने को ये पता होनी चाहिए कहां पर मिला। तो बड़ली का शिलालेख मिला अजमेर में। कहां पर मिला? अजमेर में। और यह जो शिलालेख है ये 483 ईस्वी पूर्व का शिलालेख है और अगर संवत देखें तो 84 और विक्रम संवत देखें तो 368 का है। दोस्तों, आपको याद क्या करना है इसमें? एक तो याद ये करना है कि शिलालेख कहां पर मिला, तो ये अजमेर में मिला। कहां पर मिला? अजमेर में मिला। यह अशोक से भी पहले ब्राह्मी लिपि का शिलालेख है। कौन सी लिपि का है बड़ली शिलालेख? ब्राह्मी लिपि का शिलालेख है। राजस्थान तथा ब्रह्मा लिपि
का सबसे प्राचीन शिलालेख है? राजस्थान तथा ब्राह्मण लिपि का सबसे प्राचीन शिलालेख है। तो दोस्तों, अगर आपको प्रश्न पूछा जाए कि बरली शिलालेख कौन सी लिपि का है, तो बरली शिलालेख जो है वो ब्राह्मी लिपि का है। कौन सी लिपि का है? ब्राह्मी लिपि का है। तो राजस्थान का ब्राह्मी लिपि का यह है सबसे प्राचीन शिलालेख। दोस्तों, अगर प्रश्न पूछ ले आपको कि ब्राह्मी लिपि का सबसे प्राचीन शिलालेख कौन सा है, तो यह है बरली का शिलालेख। यह शिलालेख गौरी शंकर हीराचंद ओझा को बिलोद माता के मंदिर में मिला था। किसको मिला था ये शिलालेख? ये मिला था पंडित गौरी शंकर हीराचंद ओझा को। और कहां पर मिला दोस्तों? यह मिला आपका बिलोद माता के मंदिर में। यह राजस्थान का सबसे प्राचीन शिलालेख है। दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि राजस्थान का सबसे प्राचीन शिलालेख कौन सा है, तो राजस्थान का सबसे प्राचीन शिलालेख जो है वो बरली का शिलालेख है, जो वर्तमान में अजमेर के संग्रहालय में सुरक्षित है। दोस्तों, यहां से अपने को 5-6 जानकारी मिली अच्छी। सबसे पहले तो बरली का शिलालेख है, तो ये बरली है कहां पर? अजमेर में है, पहली बात। तो बरली कहां पर है? तो बरली आपकी अजमेर में है। ब्राह्मी लिपि का शिलालेख है जो अशोक से भी पहले का है, पंडित गौरी शंकर हीराचंद ओझा को मिला, और राजस्थान सबसे प्राचीन शिलालेख है और वर्तमान अजमेर के संग्रहालय में सुरक्षित है। तो दोस्तों, ये यहाँ से अपने को जानकारी मिली बरली के शिलालेख की। आई होप आपको समझ में आया होगा अच्छी तरीके से। चलो आगे चलते हैं। आगे है गोसुंडी शिलालेख। कौन सा? गोसुंडी शिलालेख। यह शिलालेख कई शिलाखंडों में टूटा हुआ था। इसके कुछ टुकड़े ही उपलब्ध हो सके। जो गोसुंडी शिलालेख है ये कई टुकड़ों के अंदर टूटा हुआ था। इसमें एक बड़ा खंड उदयपुर संग्रहालय में सुरक्षित है। कहां पर है? उदयपुर संग्रहालय में एक इसका बड़ा खंड सुरक्षित है। गोसुंडी का शिलालेख नगरी चित्तौड़ के निकट गोसुंडी गांव में प्राप्त हुआ। दोस्तों, गोसुंडी शिलालेख जो है, ये गोसुंडी जो शिलालेख है ये नगरी चित्तौड़गढ़ के निकट गोसुंडी गांव में प्राप्त हुआ था। दोस्तों, इस लेख में प्रयुक्त की गई भाषा संस्कृत और लिपि ब्राह्मी थी। और दोस्तों, जो अपन इसके पहले वाला देखा उसमें ब्राह्मी लिपि थी केवल। कौन सी थी? ब्राह्मी लिपि। तो दोस्तों, इसमें बहुत अच्छा प्रश्न बनता है, ये ऐसे प्रश्न बनते हैं एग्जामों के अंदर। तो इसमें प्रयुक्त भाषा संस्कृत और लिपि ब्राह्मी थी। गोसुंडी का शिलालेख सर्वप्रथम D.R. भंडारकर द्वारा पढ़ा गया था। शिलालेख किसके द्वारा पढ़ा गया था? डॉक्टर D.R. भंडारकर के द्वारा ही पढ़ा गया था। यह राजस्थान में वैष्णव या भागवत संप्रदाय से संबंधित सर्वाधिक प्राचीन शिलालेख है। तो दोस्तों, यह राजस्थान में वैष्णव या भागवत संप्रदाय से संबंधित सर्वाधिक प्राचीन अभिलेख है। और इस अभिलेख से ज्ञात होता है कि उस समय तक राजस्थान में भागवत धर्म लोकप्रिय हो चुका था। इस अभिलेख से प्राप्त होता है कि उस समय तक राजस्थान में भागवत धर्म लोकप्रिय हो चुका था। इसमें भागवत की पूजा निमित्त शिला प्रकार बनाए जाने का वर्णन है। दोस्तों, वापस देखते हैं अपन। गोसुंडी शिलालेख कई शिलाखंडों में टूटा हुआ मिला, जिसका जो बड़ा टुकड़ा है ये उदयपुर संग्रहालय में है। मिला कहां पर? चित्तौड़गढ़ के अंदर मिला, गोसुंडी गांव के अंदर। भाषा थी संस्कृत, लिपि थी ब्राह्मी। गोसुंडी का शिलालेख सर्वप्रथम डॉक्टर D.R. भंडारकर द्वारा पढ़ा गया और वैष्णव व भागवत धर्म से संबंधित सर्वाधिक प्राचीन अभिलेख है। और इस अभिलेख से ज्ञात होता है कि उस समय राजस्थान में भागवत धर्म लोकप्रिय बन चुका था और भागवत की पूजा के नामी शिला प्रकार बताए गए हैं। दोस्तों, ये था आपका गोसुंडी का शिलालेख। आई होप आपको समझ में आया होगा।
तीन चार महत्वपूर्ण चीजें हैं। बड़ा खंड उदयपुर में है, नगर चित्तौड़ के पास में मिला, भाषा संस्कृत, लिपि ब्राह्मी थी, डॉक्टर D.R. बंडाल के द्वारा पढ़ा गया, और वैष्णव या भागवत संप्रदाय की जानकारी मिलती है। तो दोस्तों ये इसके अंदर महत्वपूर्ण चीजें हैं याद करने वाली, तो अंडरलाइन कर लेना। बस यही याद करना है। आगे है, इस लेख में संकर्षण और वासुदेव के पूजा ग्रहों के चारों ओर पत्थर की चार दीवारी बनाने और गजवंश के सर्वता द्वारा अश्वमेध यज्ञ करने की जानकारी का उल्लेख है। तो दोस्तों यहाँ से ये भी अच्छा प्रश्न बनता है कि अश्वमेध यज्ञ की जानकारी कौन सी शिलालेख से प्राप्त होती है, तो ये गौसुंडी शिलालेख से प्राप्त होती है। इस लेख का महत्व द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व में भागवत धर्म का प्रचार, संकर्षण, वासुदेव की मान्यता और अश्वमेध यज्ञ के प्रचलन आदि के बारे में बताता है। तो दोस्तों आई होप आपको समझ में आया होगा कि गौसुंडी शिलालेख बिल्कुल इसी प्रकार से अपने को याद करते हुए चलना है। आगे देखो, बिजोलिया शिलालेख। कौन सा? बिजोलिया। बिजोलिया के पार्श्वनाथ जैन मंदिर के पास, बिजोलिया के पार्श्वनाथ जैन मंदिर के पास एक चट्टान पर उत्कीर्ण 1170 ईस्वी के इस शिलालेख को जैन श्रावक लोलाक द्वारा मंदिर निर्माण की स्मृति में बनाया गया। तो दोस्तों बिजोलिया शिलालेख जो है वो बिजोलिया के पार्श्वनाथ जैन मंदिर के पास में चट्टान जो थी उसमें 1170 में इसको उत्कीर्ण किया गया था। किसके द्वारा? जैन श्रावक लोलाक द्वारा। इसके द्वारा? जैन श्रावक लोलाक के द्वारा इसको उत्कीर्ण किया गया था। इसका प्रशस्तिकार गुणभद्र था। इसका जो प्रशस्तिकार था ये कौन था? गुणभद्र था। इसका जो प्रशस्तिकार था वो कौन था? गुणभद्र था। तो दोस्तों इस प्रकार से अपने को पता चलता है, वापस देख लीजिएगा कि इस शिलालेख को जैन श्रावक लोलाक के द्वारा, बिजोलिया शिलालेख को जैन श्रावक लोलाक के द्वारा उत्कीर्ण किया गया था। इसका प्रशस्तिकार जो था वो गुणभद्र था। इस अभिलेख में सांभर एवं अजमेर के चौहानों का वर्णन मिलता है। जो सांभर और अजमेर के चौहान है उन्हीं का वर्णन इसमें मिलता है। इस शिलालेख में उस समय के क्षेत्रों के प्राचीन नाम भी मिलते हैं। जवालीपुर, जालोर, नड्डुल, नादौन, शाखंबरी, सांबर, दिल्ली का, दिल्ली, श्रीमाल, भीनमाल, मंडलकर, मांडलगढ़, विंध्यवली, बिजोलिया और नागहद, नागदा। तो दोस्तों जो बिजोलिया शिलालेख है, इन बिजोलिया शिलालेख के अंदर सांबर व अजमेर के चौहानों का वर्णन मिलता है। और बात यह आती है कि जो जैन श्रावक लोलाक था उसके द्वारा इसको उत्कीर्ण किया गया था और प्रशस्तिकार था इसका गुणभद्र। कौन था? गुणभद्र। आगे बात आती है, इस लेख में उस समय दिए गए भूमि अनुदान का वर्णन मिलता है। किसका? भूमि अनुदान का वर्णन डोहली नाम से मिलता है। तो दोस्तों उस समय जो भूमि अनुदान किया जाता था उसका जो वर्णन है वो डोहली नाम से मिलता है। बिजोलिया के आसपास के पठार को उत्तमाद्री के नाम से संबोधित किया गया है, जिसे वर्तमान में उपरमाल के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों ये भी अपने को पता होना चाहिए। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि बिजोलिया के आसपास के पठारी प्रदेश को उत्तमाद्री के नाम से संबोधित किया गया है, जिसे वर्तमान में उपरमाल कहते हैं। वर्तमान में क्या कहते हैं? उपरमाल। और उपरमाल बिजोलिया से भैंसलोडगढ़ तक का स्थान, बिजोलिया भीलवाड़ा से भैंसलोडगढ़ चित्तौड़ के मध्य में जो स्थान है उसे वर्तमान में उपरमाल कहते हैं। यह अभिलेख संस्कृत भाषा में है और इसमें 13 पद्य हैं। ये लेख दिगंबर लेख है। संस्कृत भाषा का जो ये लेख है ये भी अपने को पता होना चाहिए। गोपीनाथ शर्मा के अनुसार
12वीं सदी के जनजीवन, धार्मिक अवस्था और भौगोलिक राजनीतिक अवस्था जानने हेतु ये बड़े महत्व है। दोस्तों, इस बिजोलिया शिलालेख में चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया गया है। बिजोलिया शिलालेख में चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया गया है। पटवार 2016 पीढ़ी का क्वेश्चन है, सीधा क्वेश्चन आया था। 21 शिलालेख में चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया गया है, तो बिजोलिया शिलालेख में ही चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया गया है। इस शिलालेख में कुटिला नदी के पास अनेक शैव व जैन तीर्थ स्थलों का पता लगता है। तो दोस्तों, ये इसके बारे में जानकारी थी। वापस देख लेते हैं एक बार। बिजोलिया शिलालेख, इसका जो उत्कीर्ण करता था वो जैन श्रावक लोलाक था, प्रशस्तिकार गुणभद्र था, और सांबर व अजमेर के चौहानों का वर्णन मिलता है। प्राचीन काल में जवालीपुर को जालोर, नाडोल को नड्डोल, सांबर को साकंबरी, दिल्ली को दिल्ली का, बीनमाल को श्रीमाल, और मांडलगढ़ को मंडलकर, और बिचौलिया को विंध्यवली आदि नाम, और नागदा को नागहद आदि नामों से जाना जाता था। दोस्तों, इस लेख में उस समय जो भूमि दान की जाती थी, भूमि का जो अनुदान का वर्णन करता था, उसको डोली नाम दिया गया था। और बिजोलिया के आसपास को पठारी प्रदेश, तो उपमाद्री का जिसको वर्तमान में उपरमाल कहते हैं, यह अभिलेख संस्कृत भाषा में है और 13 पद्य है। गोपीनाथ शर्मा ने कहा कि 12वीं शताब्दी के जनजीवन, धार्मिक अवस्था, तो भौगोलिक और राजनीतिक अवस्था जानने हेतु यह लेख बड़े महत्व है। और इस शिलालेख में कुटिला नदी के पास शैव व जैन तीर्थ स्थलों का पता चलता है। ये था दोस्तों बिजोलिया शिलालेख। अगला आता है रणकपुर प्रशस्ति। कौन सी? रणकपुर प्रशस्ति। रणकपुर प्रशस्ति जो है वो 1439 के अंदर उत्कीर्ण की गई थी। कब? 1439। इसका प्रशस्तिकार देपाक था। कौन था? देपाक। रणकपुर प्रशस्ति, इसका प्रशस्तिकार देपाक था। कौन था? देपाक। इसमें मेवाड़ के राजवंश दर्नक सेठ के वंश का वर्णन मिलता है। जो मेवाड़ राजवंश के दर्नक सेठ थे, उनका वर्णन इसके अंदर मिलता है। इसमें बप्पा एवं कालभोज को अलग अलग व्यक्ति बताया गया है। इसमें बप्पा और कालभोज को अलग अलग व्यक्ति बताया गया। दोस्तों, बप्पा की कहानी कुछ इस प्रकार से थी कि ये जो बप्पा था, इसको ही कालभोज कहा जाता है, लेकिन इस शिलालेख में दोनों को अलग अलग व्यक्ति बताया गया है। इतना ताकतवर था कि ये 32 हाथ की धोती बांधता था और 35 हाथ की धोती बांधता था, 32 मन का खड्ग धारण करता था, 2 बकरे रोज के खाना इसका, और 2 भैंसों की एक साथ बलि। इतना ताकतवर व्यक्ति था बप्पा। तो रणकपुर प्रशस्ति, प्रशस्तिकार देपाक था। मेवाड़ के राजवंश इन दर्नक सेठ के वंश का वर्णन इसमें मिलता है। इसका मेवाड़ के राजवंश इन दर्नक सेठ के वंश का वर्णन मिलता है। इसमें बप्पा एवं कालभोज को अलग अलग बताया गया है। इसमें महाराणा कुंभा की उपाधियों का वर्णन मिलता है। जो महाराणा कुंभा को उपाधियां प्राप्त थी वो थी राणे राज, हालगुरु, छापगुरु, अश्वपति, गजपति, नरपति, अभिनव भट्टाचार्य, हिंदू सुल्तान आदि नामों से कुंभा को जाना जाता था। तो इसमें महाराणा कुंभा की विजयों एवं उपलब्धियों का वर्णन इसके अंदर मिलता है। इसमें गुहिलों को बप्पा रावल का पुत्र बताया गया है। इसमें जो गुहिल है उनको बप्पा रावल का पुत्र बताया गया है। और इस लेख में बप्पा से कुंभा तक की वंशावली दी गई है।
जिसमें बप्पा को गोहिल का पिता माना जाता है। बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न बनते हैं दोस्तों कि रणकपुर प्रशस्ति पाली में है, इसका प्रशस्तिकार देवबाग था। इसमें मेवाड़ के राजवंश इन धनक सेठ के वंश का वर्णन मिलता है। बप्पा एवं कालभोज को अलग अलग बताया गया है। महाराणा कुंभा की उपाधि बताई गई है। इसमें गोहिलों को बप्पा का पुत्र बताया गया है और बप्पा को गोहिलों का पिता, और इसमें बप्पा से कुंभा तक की वंशावली मिलती है। आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा। रणकपुर प्रशस्ति बिल्कुल इसी प्रकार से पढ़ते रहो, बिल्कुल मजे से पढ़ते रहो, मजा आ जाएगा बिल्कुल। चलो आगे देखते हैं कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति दोस्तों, जो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति है ये देखो कुछ इस प्रकार चित्तौड़गढ़ में है। ये कुछ इस प्रकार से है और ये लगभग 7 मंजिला है। ये लगभग 7 मंजिला है। इस प्रशस्ति का निर्माण बघेरवाल जैन व्यापारी जीजाशाही ने करवाया था। बघेरवाल जैन व्यापारी जीजाशाही ने इसका निर्माण करवाया था। दोस्तों खास बात यह है कि ये 7 मंजिला व 75 फीट ये ऊंची है और भगवान आदिनाथ को ये समर्पित है। और इसमें जो प्रशस्ति का कार्य किया था वो अत्रि भट्ट ने प्रारंभ किया था और महेश भट्ट इसके पुत्र ने इसको पूरा किया था। किसने? महेश भट्ट ने कार्य पूरा किया था। तो यह अपने को पता होना चाहिए। इसका प्रशस्तिकार महेश भट्ट था। इसका प्रशस्तिकार जो था वो कौन था? महेश भट्ट था। तो दोस्तों कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति प्रशस्तिकार जो था वो कौन था? महेश भट्ट था। यह राणा कुंभा की प्रशस्ति है। किसकी? राणा कुंभा की प्रशस्ति है, क्योंकि कुंभा के काल में ही इसको लिखा गया था, उत्कीर्ण किया गया था। इसमें बप्पा से लेकर राणा कुंभा तक की वंशावली का वर्णन मिलता है। बप्पा से लेकर कुंभा तक की वंशावली का वर्णन मिलता है। इसमें कुंभा की उपलब्धियों एवं उसके द्वारा रचित ग्रंथों का वर्णन मिलता है। इसमें कुंभा की उपलब्धियों तथा उसके द्वारा रचित ग्रंथों का वर्णन इसमें मिलता है। प्रशस्ति में चंडी शतमक, गीत गोविंद की टीका, संगीत राज आदि ग्रंथों का उल्लेख भी होता है। तो दोस्तों ये थी कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। 1460 में बघेरवाल जैन व्यापारी जीजाशाही ने इसका निर्माण करवाया था। अत्रि भट्ट ने प्रारंभ किया था, महेश भट्ट ने इसको पूरा किया। राणा कुंभा की प्रशस्ति है और राणा कुंभा की वंशावली का वर्णन इसमें मिलता है। इसमें कुंभा की उपलब्धियों और कुंभा द्वारा रचित ग्रंथों का वर्णन मिलता है, जिसमें चंडी शतमक, गीत गोविंद और संगीत राज आदि ग्रंथों का उल्लेख मिलता है। कौन सा? चंडी शतमक, गीत गोविंद और संगीत राज, इन ग्रंथों का उल्लेख इसमें मिलता है। तो दोस्तों ये थी कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। आगे आता है मानमोरी अभिलेख। दोस्तों बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट अभिलेख है मानमोरी अभिलेख। यह लेख चित्तौड़गढ़ के पास मानसरोवर झील के तट से कर्नल टोड को मिला। जो मानमोरी अभिलेख है यह चित्तौड़गढ़ के पास मानसरोवर झील से, कहां से? चित्तौड़गढ़ के पास मानसरोवर झील से कर्नल जेम्स टोड को मिला। चित्तौड़गढ़ की प्राचीन स्थिति एवं मौर्य वंश के इतिहास के लिए यह अभिलेख उपयोगी है। चित्तौड़गढ़ की जो प्राचीन स्थिति एवं मौर्य वंश के इतिहास के लिए ये उपयोगी अभिलेख है। इस लेख से यह भी ज्ञात होता है कि धार्मिक भावना से अनुप्राणित होकर मानसरोवर झील का निर्माण करवाया गया था। इसमें अमृत मंथन का उल्लेख मिलता है। किसका? जो मानमोरी शिलालेख है। तो यह दोस्तों
चित्तौड़ के पास में मानसरोवर झील में कर्नल जेम्स टोड को मिला। मौर्य वंश के इतिहास की जानकारी मिलती है और अनुप्रेरित होकर मानसरोवर झील का निर्माण करवाया गया था। और दोस्तों इसमें अमृत मंथन का उल्लेख मिलता है। किसका? अमृत मंथन का उल्लेख मिलता है। इस शिलालेख के अत्यधिक भारी होने के कारण कर्नल जेम्स टोड ने इसे इंग्लैंड ले जाने की अपेक्षा समुद्र में फेंकना उचित समझा। तो दोस्तों प्रश्न आ जाए सीधा कि कर्नल जेम्स टोड ने किस शिलालेख को समुद्र में फेंका? तो मानमोरी अभिलेख को। दोस्तों जरा बड़ा नहीं है, बिल्कुल दो चार चीजें हैं जो अपने को जानना बहुत जरूरी है। पहली चीज, चित्तौड़गढ़ के पास मानसरोवर झील में कर्नल जेम्स टोड को मिला। दूसरी बात, चित्तौड़ की प्राचीन स्थिति ये मौर्य वंश के इतिहास के लिए उपयोगी है। और इस लेख से यह ज्ञात होता है कि धार्मिक भावना से अनुप्रेरित होकर मानसरोवर झील का निर्माण करवाया गया था और इसमें अमृत मंथन का उल्लेख मिलता है। और कर्नल जेम्स टोड इसे इंग्लैंड ले जा रहा था, लेकिन भारी होने के कारण इसको समुद्र में फेंक दिया। तो दोस्तों ये था मानमोरी अभिलेख। अगला आता है सारनेश्वर प्रशस्ति। तो सारनेश्वर प्रशस्ति जो है वो 953 ईस्वी में, कब? 953 ईस्वी में सारनेश्वर प्रशस्ति दोस्तों उदयपुर के शमशान के सारनेश्वर नामक शिवालय पर प्रशस्ति है। जो उदयपुर के शमशान के सारनेश्वर नामक शिवालय पर स्थित है। कहां पर? उदयपुर के जो शमशान है उनके सारनेश्वर नामक जो शिवालय है वहां पर ये प्रशस्ति अंकित है। तो दोस्तों सारनेश्वर प्रशस्ति बिल्कुल समझ लेना ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है। उदयपुर के शमशान के सारनेश्वर नामक शिवालय पर स्थित है। इस प्रशस्ति में वरा मंदिर की व्यवस्था, स्थानीय व्यापार, कर, शासकीय पदाधिकारियों आदि के विषयों का पता चलता है। इस प्रशस्ति से वरा मंदिर की व्यवस्था, स्थानीय व्यापार, कर, शासकीय पदाधिकारियों आदि के विषय में जानकारी मिलती है। दोस्तों प्रश्न क्या आता है? गोपीनाथ शर्मा की मान्यता है कि मूलतः यह प्रशस्ति उदयपुर के आहार गांव के किसी वरा मंदिर में लगी हुई थी। गोपीनाथ शर्मा जी ये कहते हैं कि मूलतः जो ये प्रशस्ति है ये उदयपुर के आहार गांव के किसी वरा मंदिर में लगी होगी। बाद में इसे वहां से हटाकर वर्तमान सारनेश्वर मंदिर के निर्माण के समय सभा मंडप के छपने के काम में ले ली गई। तो दोस्तों ये एक अच्छी जानकारी यहाँ से मिलती है कि ये मिली कहाँ पर? उदयपुर के शमशान के सारनेश्वर नामक शिवालय से मिली। लेकिन गोपीनाथ शर्मा ने ये कहा कि यह प्रशस्ति उदयपुर के आहार गांव के किसी वरा मंदिर में लगी हुई थी और वहीं से हटाकर यहाँ पर लगाई गई है। तो दोस्तों ये थी आपकी सारनेश्वर प्रशस्ति। आगे आता है कुंभलगढ़ शिलालेख। कौन सा? कुंभलगढ़ शिलालेख। तो कुंभलगढ़ शिलालेख 1460 में राजसमंद में। कहां पर? राजसमंद में। यह शिलालेख कुंभलगढ़ दुर्ग में स्थित है। कुंभश्याम मंदिर, इसे वर्तमान में मामदेव मंदिर कहते हैं, में मिला। दोस्तों कुंभलगढ़ का जो शिलालेख है ये शिलालेख कुंभलगढ़ दुर्ग और कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में कहा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति ऊपर से करके देखे तो पगड़ी भी नीचे गिर जाए, इतनी ऊंचाई और बुलंदी के ऊपर यह दुर्ग बना हुआ है। तो कुंभलगढ़ शिलालेख 1460 में राजसमंद में मिला। यह शिलालेख कुंभलगढ़ दुर्ग में स्थित है। कहां पर? कुंभलगढ़ दुर्ग में स्थित है और स्थित है वहां पर एक कुंभश्याम मंदिर है और इसी वर्तमान में मामादेव का मंदिर कहते हैं, में मिला। तो कुंभश्याम मंदिर से वर्तमान में क्या बोलते हैं? मामादेव का मंदिर बोलते हैं। यहां पर शिलालेख मिला। दोस्तों कुंभलगढ़ शिलालेख, इसमें गुहिल वंश का वर्णन मिलता है। कौन से वंश का? गुहिल वंश का वर्णन मिलता है। यह मेवाड़ के महाराणाओं की
वंशावली के रूप में जानने का महत्वपूर्ण साधन है। अगर आपको मेवाड़ के राजाओं की वंशावली जानना है, उनका इतिहास जानना है, तो आप इस शिलालेख का अध्ययन कर सकते हो, जिसके माध्यम से आप उनका इतिहास जान सकते हो। यह राजस्थान का एकमात्र अभिलेख है जहां महाराणा कुंभा के लेखन पर प्रकाश डाल जाता है। यह राजस्थान का एकमात्र अभिलेख है जहां पर कुंभा के लेखन पर प्रकाश डाला जाता है। इसमें हमीर को विषम घाटी पंचानन कहा गया है। तो कुंभलगढ़ शिलालेख में जो आपका हमीर देव सिसोदिया था, उसको विषम घाटी पंचानन कहा गया है। यह मेवाड़ के महाराणाओं की वंशावली को विशुद्ध रूप से जानने के लिए सबसे बड़ा महत्वपूर्ण स्रोत है। इसमें कुल 5 शिलालेख का वर्णन है। इस शिलालेख में 2709 श्लोक है। कितने? 2709 श्लोक है। तो दोस्तों, बड़ी गजब की जानकारी यहाँ से मिलती है कि यह शिलालेख 1460 में राजसमंद में, यह शिलालेख कुंभलगढ़ दुर्ग में स्थित कुंभ श्याम मंदिर से वर्तमान में मामादेव मंदिर कहते हैं, वहां पर मिला था। गुहिल वंश की जानकारी इसमें मिलती है और मेवाड़ के महाराणाओं की वंशावली जानने का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। यह राजस्थान का एकमात्र अभिलेख है जो महाराणा कुंभा के लेखन में प्रकाश डालता है। और इस लेख में हमीर को विषम घाटी पंचानन भी कहा गया है। इस लेख में हमीर को विषम घाटी पंचानन भी कहा गया है। यह मेवाड़ के महाराणाओं की वंशावली को विशुद्ध रूप से जानने के लिए सबसे बड़ा महत्वपूर्ण स्रोत है। यह मेवाड़ के महाराणाओं की वंशावली, अगर आपको मेवाड़ के महाराणाओं की वंशावली जाननी है तो ये सबसे बड़ा स्रोत है। इसमें कुल 5 शिलालेख है और इस शिलालेख में 2709 श्लोक है। कितने? 2709 श्लोक है। दास्ता, आश्रम व्यवस्था, यज्ञ, तपस्या, शिक्षा आदि अनेक विषयों का उल्लेख भी इससे मिलता है। किसका? दास्ता, आश्रम व्यवस्था, यज्ञ, तपस्या, शिक्षा अनेक विषयों का उल्लेख भी इस शिलालेख से मिलता है। इस शिलालेख का रचयिता डॉक्टर ओझा के अनुसार महेश होना चाहिए था, क्योंकि इस लेख में कई साक्ष्य चित्तौड़ प्रशस्ति से मिलते हैं। तो इसका जो प्रशस्ति है वो कौन होना चाहिए था? महेश। किसके अनुसार? डॉक्टर ओझा के अनुसार। किसके अनुसार? डॉक्टर ओझा के अनुसार। चलो कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। प्रतापगढ़ अभिलेख। कौन सा? प्रतापगढ़ अभिलेख। इस अभिलेख में गुज्जर प्रतिहार नरेश महेंद्र पाल की उपलब्धियों का वर्णन मिलता है। प्रतापगढ़ अभिलेख है, इसमें जो गुज्जर प्रतिहार नरेश महेंद्र पाल की उपलब्धियों का वर्णन इसमें मिलता है। तत्कालीन समाज, कृषि समाज एवं धर्म की जानकारी मिलती है। तत्कालीन समाज, कृषि और धर्म की जानकारी यहाँ से मिलती है। तो प्रतापगढ़, इसमें एक ही अच्छा क्वेश्चन बनता है कि गुज्जर प्रतिहार नरेश महेंद्र पाल प्रथम की उपलब्धियों की जानकारी किससे प्राप्त होती है? प्रतापगढ़। किससे? प्रतापगढ़ अभिलेख से। विराटनगर अभिलेख, जयपुर। दोस्तों, विराटनगर जो है वो बैराट की पहाड़ियों के पास स्थित है। अशोक के शिलालेख, अशोक के अभिलेख, मौर्य सम्राट अशोक के 2 अभिलेख विराट की पहाड़ी पर मिले थे। दोस्तों, तो बैराट की सभ्यता में जो पहला शिलालेख मिला था वो भाभू शिलालेख मिला, जिसकी खोज कैप्टन बर्ट ने की थी 1837 में, जो वर्तमान में कोलकाता संग्रहालय के अंदर रखा हुआ है। तो अशोक के अभिलेख, मौर्य सम्राट अशोक के 2 अभिलेख विराट की पहाड़ी पर मिले, जिसमें एक भाभरू शिलालेख, दूसरा बैराट का शिलालेख। कौन सा है? भाभरू शिलालेख और दूसरा है बैराट का शिलालेख। जयपुर में स्थित विराटनगर की बीजक की पहाड़ी पर यह शिलालेख उत्कीर्ण है। कहां पर? जयपुर में स्थित विराटनगर की बीजक की पहाड़ी पर यह शिलालेख अंकित है और यह शिलालेख पाली व ब्राह्मी लिपि में लिखा हुआ है। कौन सी में? पाली और ब्राह्मी लिपि के अंदर यह शिलालेख लिखा हुआ है। यह भी अपने को पता होना चाहिए। दोस्तों, बड़ी गजब की जानकारी यहां से अपने को मिलती है। तो अशोक के अभिलेख, जो अशोक के अभिलेख है
तो दोस्तों यह यहाँ से दो शिलालेख प्राप्त हुए थे, एक भाबरू शिलालेख और एक बेराट शिलालेख। जयपुर में स्थित विराटनगर की बीजक की पहाड़ी पर ये शिलालेख उत्कीर्ण है। ये शिलालेख पाली और ब्राह्मी लिपि में लिखे हुए हैं। इसमें पाली और ब्राह्मी लिपि के अंदर शिलालेख लिखे हुए हैं, तो ये भी अपने को पता होना चाहिए। आगे बात आती है, इस शिलालेख को कालांतर में 1840 ईस्वी में ब्रिटिश सेनाधिकारी कैप्टन बर्ट, दोस्तों ये 1840 के जरिए इसकी जो ऑथेंटिक जानकारी है वो 1837 आई। 1837। तो इस शिलालेख को कालांतर में 1837 में ब्रिटिश सेनाधिकारी कैप्टन बर्ट के द्वारा कटवाकर कलकत्ता संग्रहालय में रखवा दिया गया है। यहाँ पर कलकत्ता संग्रहालय में रखवा दिया गया है। इस अभिलेख में सम्राट अशोक द्वारा बौद्ध धर्म एवं संघ में आस्था प्रकट की गई है। इस अभिलेख में सम्राट अशोक द्वारा बौद्ध धर्म एवं संघ में आस्था प्रकट की गई है। इस शिलालेख में अशोक के बौद्ध धर्म का अनुयायी होना बताया गया है। दोस्तों अशोक का बौद्ध धर्म का अनुयायी होना कौन शिलालेख में बताया गया है, तो इसी शिलालेख के अंदर बताया गया है। इस मौर्य सम्राट अशोक ने स्वयं उत्कीर्ण करवाया था। किसने? जो अशोक है उसने स्वयं उत्कीर्ण इसको करवाया था। चीनी यात्री हेनसांग ने भी इस स्थल का वर्णन किया है। इसने चीनी यात्री जो हेनसांग है उसने भी इसका वर्णन किया है। अब दोस्तों ये कुछ फारसी शिलालेख है, इनके बारे में अपन पूरी जानकारी प्राप्त करते हैं। फारसी शिलालेख भारत में मुस्लिम राज्य की स्थापना के पश्चात, जो भारत अपना है उस भारत में मुस्लिम राज्यों की स्थापना के पश्चात फारसी भाषा के लेख भी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। जो भारत में मुस्लिम राज्य की स्थापना के पश्चात फारसी भाषा के लेख भी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होते हैं। यह लेख मस्जिदों, दरगाहों, कब्रों, सरायों, तालाबों के घाटों, पत्थर आदि पर उत्कीर्ण करके लगाए गए हैं। तो दोस्तों फारसी शिलालेख भारत में मुस्लिम राज्य की स्थापना के पश्चात, भारत में जो मुस्लिम राज्य है उनकी स्थापना के पश्चात फारसी भाषा के लेख भी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। भारत के अंदर मुस्लिम राज्यों की स्थापना हुई थी, उनके बाद में भारत के अंदर फारसी भाषा के लेख भी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं। और यह लेख मस्जिदों, दरगाहों, कब्रों, सरायों, तालाबों के घाटों, पत्थरों आदि पर उत्कीर्ण करके लगाए गए हैं। राजस्थान के मध्यकालीन इतिहास के निर्माण में इन लेखों में महत्वपूर्ण सहायता मिली थी। जो राजस्थान का मध्यकालीन इतिहास है तो उस इतिहास के निर्माण में इन शिलालेखों से महत्वपूर्ण सहायता मिली थी। इनके माध्यम से हम राजपूत शासकों और दिल्ली के सुल्तान तथा मुगल शासकों के मध्य लड़े गए युद्धों, राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों पर समय समय पर होने वाले मुस्लिम आक्रमण, राजनीतिक संबंधों आदि का मूल्यांकन कर सकते हैं। दोस्तों बड़ा गजब का प्रश्न है कि राजस्थान में राजपूत शासकों और दिल्ली सुल्तान तथा मुगल शासकों के मध्य लड़े गए युद्धों, राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों पर समय समय पर होने वाले मुस्लिम आक्रमणों, राजनीतिक संबंधों आदि का मूल्यांकन कौन से शिलालेखों से किया जा सकता है? तो फारसी शिलालेखों से किया जा सकता है। किससे? फारसी शिलालेखों से किया जा सकता है। इस प्रकार के लेख सांभर, कहां पर? सांभर, नागौर, मेड़ता, जालोर, सांचौर, जयपुर, अलवर, टोंक, कोटा आदि क्षेत्रों में अधिक पाए गए हैं। कहां कहां पर? सांभर, नागौर, मेड़ता, जालोर, सांचौर, जयपुर, अलवर, टोंक, कोटा आदि क्षेत्रों में अधिक पाए गए हैं। फारसी भाषा में
लिखा सबसे पुराना लेख, फारसी भाषा में लिखा सबसे पुराना लेख अजमेर की 2.5 दिन की झोपड़े के गुम्बद की दीवार के पीछे लगा हुआ है। फारसी भाषा के अंदर लिखा गया सबसे पुराना अभिलेख अगर देखना है आपको दोस्तों, यह है अजमेर के 2.5 दिन की झोपड़े की गुम्बद की दीवार पर। और दोस्तों अगर आपको वैसे अगर आपको देखना है प्राचीन, तो वो है बड़ली, वो भी अजमेर में है और ये भी अजमेर में है। ये खास बात आपको पता होनी चाहिए। 2.5 दिन का झोपड़े दोस्तों, जो विग्रह चतुर्थ है बिसलदेव है, उसने अजमेर में संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवाया था, जिसको तुड़वाकर कुतुबुद्दीन ऐबक ने, किसने, जिसको तुड़वाकर कुतुबुद्दीन ऐबक ने यहाँ पर 2.5 दिन के झोपड़े का निर्माण करवाया गया था। इसे 2.5 दिन का झोपड़ा क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पंजाब के शाही संत पीर बाबा की याद में 2.5 दिन का उर्स लगता है, इसलिए इसे 2.5 दिन का झोपड़ा कहते हैं। क्या कहते हैं? 2.5 दिन का झोपड़ा कहते हैं। यह राजस्थान की पहली मस्जिद है, यह राजस्थान की पहली मस्जिद है, इसके बारे में अपने को पता होना चाहिए। यह लेख 1200 ईस्वी का है। कब का है? 1200 ईस्वी का यह लेख है। इसमें उन व्यक्तियों के नामों का उल्लेख है जिनके निर्देशन में संस्कृत पाठशाला को तोड़कर मस्जिद का निर्माण करवाया गया। तो बताया था भी आपको कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने संस्कृत पाठशाला बनवाई थी और उसी को तुड़वाकर कुतुब विग्रह चतुर्थ या बिसलदेव ने संस्कृत पाठशाला बनवाई थी, जिसको ही तुड़वाकर कुतुबुद्दीन ऐबक ने मस्जिद का निर्माण करवाया था। चित्तौड़ की गेबी पीर की दरगाह से 1325 ईस्वी का फारसी शिलालेख मिला, जिससे ज्ञात होता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ का नाम खिजराबाद रखा था। किसका? चित्तौड़ का नाम खिजराबाद रखा था। दोस्तों 1303 के अंदर जब अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ के ऊपर आक्रमण किया था, तो यहाँ का शासक था रतन सिंह, और रतन सिंह लड़ता हुआ वीरगति को प्राप्त हो गया था और रानी पद्मिनी ने 1600 महिलाओं के साथ जोहर किया था, जिसे जोहर मेले के नाम से भी जाना जाता है। और इसके बाद में जो अलाउद्दीन खिलजी है, उसने चित्तौड़ का नाम अपने बेटे खिजर खां के नाम पर खिजराबाद रख दिया था। दोस्तों ये भी अपने को पता होना चाहिए। अगला आता है जालोर और नागौर। जालोर और नागौर से जो फारसी लेख मिले उनमें इस क्षेत्र पर लंबे समय तक मुस्लिम प्रभुत्व की जानकारी मिलती है। दोस्तों जालोर और नागौर से जो फारसी लेख मिले थे, उनसे इस क्षेत्र पर लंबे समय तक मुस्लिम प्रभुत्व की जानकारी मिलती है। और पुष्कर के जहांगीर महल, दोस्तों ये वही बताया जा रहा है आपको जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इन फारसी शिलालेखों के अंदर अपने को मुगलों की जानकारी मिलती है, मुगल और राजपूत संबंधों की जानकारी मिलती है। तो एक तो इस संस्कृत पाठशाला की जानकारी अपने को मिली, एक गेबी पीर की दरगाह चित्तौड़गढ़ में है, गेबी पीर की दरगाह। तो चित्तौड़गढ़ में गेबी पीर की दरगाह से पता चलता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ का नाम खिजराबाद रखा था। जालोर और नागौर से जो फारसी लेख मिले, उनसे उस क्षेत्र पर लंबे समय तक मुस्लिम प्रभुत्व की जानकारी अपने को मिलती है। पुष्कर के जहांगीर महल, पुष्कर के जहांगीर महल से राणा अमर सिंह पर जहांगीर की विजय की जानकारी मिलती है। पुष्कर के जो जहांगीर महल है, तो वहां से राणा अमर सिंह पर जहांगीर के विजय की जानकारी मिलती है। दोस्तों बात आ जाती है 1437 ईस्वी में शाहजहानी मस्जिद अजमेर के लेख से भी होती है। नोट, अजमेर शिलालेख राजस्थान में फारसी भाषा का सबसे प्राचीन शिलालेख है, सबसे प्राचीन शिला अभिलेख है। तो दोस्तों जो फारसी शिलालेख अगर पूछे आपको सबसे प्राचीन कौन सा है, तो अजमेर का शिलालेख
अजमेर शिलालेख राजस्थान में फारसी का सबसे प्राचीन शिलालेख है, तो ये अपने को पता होना चाहिए। और फारसी भाषा में लिखा गया सबसे पुराना जो लेख है वो कहाँ पर लगा हुआ है? अडाई के चौपड़े में ये लगा हुआ है। कहाँ पर लगा हुआ है? अजमेर के अडाई के चौपड़े में ये लगा हुआ है। दोस्तों ये जानकारी थी अपनी। आगे बात आती है सांडेश्वर अभिलेख। कौन सा? सांडेश्वर अभिलेख। इस अभिलेख से वरा मंदिर की व्यवस्था, स्थानीय व्यापार कर, शासकीय पदाधिकारियों की जानकारी अपने को मिलती है। कौन सा? सांडेश्वर अभिलेख। कुमारपाल अभिलेख, इस अभिलेख से आबू के परमाणु की वंशावली प्रस्तुत की गई है। कुमारपाल जो अभिलेख है उसमें आबू के परमाणु की वंशावली प्रस्तुत की गई है। किसकी? आबू। आबू जो माउंट आबू है वहां पर जो परमार वंश था उनकी जानकारी यहाँ से मिलती है। चीरवे का शिलालेख, रचयिता थे इसके रतन प्रभु सूरी, रतन प्रभु सूरी और पार्श्वचंद्र। तो चीरवे का शिलालेख जो है उसके रचयिता थे रत्न प्रभु सूरी, पार्श्वचंद्र, उत्कीर्ण करता था देलखंड, उत्कीर्ण करता था देलखंड। तो दोस्तों चीरवे का जो शिलालेख है उसके रचयिता थे रतन प्रभु सूरी और पार्श्वचंद्र। कौन थे? रत्न प्रभु सूरी और पार्श्वचंद्र, और उत्कीर्ण करता थे देलखंड। कौन था? देलखंड। तो ये भी अपने को पता होना चाहिए। देखते हैं डिटेल इसकी। चीरवे के शिलालेख में यह मेवाड़ शासक का समर सिंह था। चीरवे शिलालेख के समय मेवाड़ का शासक जो था वो कौन था? समर सिंह था। चीरवा गांव उदयपुर से लगभग 8 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। तो चीरवा गांव है ये उदयपुर से लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। एक मंदिर की बाहरी दीवार पर ये लेख लगा हुआ है। तो एक वहां पर एक मंदिर है, उसकी बाहरी जो दीवार है उस पर ये लेख लगा हुआ है। दोस्तों खास बात यह आती है कि चीरवे शिलालेख में संस्कृत में 51 श्लोकों का वर्णन मिलता है। कितना? 51 श्लोकों का वर्णन मिलता है। तो चीरवे अभिलेख में संस्कृत के 51 श्लोकों का वर्णन मिलता है। और चीरवे शिलालेख में जो गुहिल वंश, जो चीरवा शिलालेख है उसमें जो गुहिल वंशीय बप्पा, पदम सिंह, चित्र सिंह, तेज सिंह और समर सिंह का वर्णन मिलता है। जो चीरवे के शिलालेख है उनमें गुहिल वंश के जो शासक है बप्पा, पदम सिंह, चित्र सिंह, तेज सिंह और समर सिंह, इनका वर्णन यहाँ से मिलता है। चीरवे शिलालेख में चीरवा गांव की स्थिति, विष्णु मंदिर की स्थापना, शिव मंदिर के लिए खेतों का अनुदान आदि विषयों का समावेश है। आदि विषयों का क्या है? समावेश है। इस लेख में मेवाड़ी गोचर भूमि, इस लेख में मेवाड़ी गोचर भूमि, सती प्रथा, सेव धर्म आदि पर प्रकाश पड़ता है, आदि पर प्रकाश पड़ता है। तो दोस्तों ये भी आपको पता होना चाहिए। ये बहुत अच्छी गजब की जानकारी अपने को यहाँ से मिली। दोस्तों इसी प्रकार अपन जो आगे शिलालेख है वो कल की क्लास में देखेंगे। दोस्तों आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी, मजा आया होगा। और इसी प्रकार से दोस्तों पढ़ते रहिएगा ताकि अपनी जो सफलता है अपने को प्राप्त हो सके। जो शिलालेख का टॉपिक है ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अक्सर बच्चे इस टॉपिक को पढ़ के नहीं जाते हैं। दोस्तों अपने को बिल्कुल पढ़ के जाना है टॉपिक को, और मौसम चिल्ड करके रखना है, बढ़िया तरीके से पढ़ना है। दोस्तों आज जो अपन ने है वो लगभग 14 शिलालेखों के बारे में अध्ययन किया, और ये एक क्लास के अंदर अपन और पढ़ेंगे तो लगभग अपन सभी शिलालेखों को कवर करते हुए चलेंगे। तो दोस्तों मैं आपका दोस्त, आपका मित्र, आपका गुरु देता हूँ आपसे विदा। मिलेंगे कल ठीक इसी समय के ऊपर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।